And welcome to the exams made simple, and this is the analysis for 14 to 20 वाला वीक जो 14 से 20 तक की न्यूज़ एनालिसिस छूटा हुआ है उसका एनालिसिस है ये। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा हमने डिस्कस किया है, तो एक एक करके आप देख लीजिए। पहली जो चीज़ न्यूज़ में थी वो थी कजूवेली बर्ड सेंचुरी। तो हुआ क्या है कि विंटर सीजन का ऑनसेट है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि आना शुरू हो चुके हैं एट द कजूवेली बर्ड सेंचुरी। कहाँ पे लोकेटेड है कजूवेली बर्ड सेंचुरी? तो इसकी लोकेशन है तमिलनाडु, याद रखना है आपको, तमिलनाडु में है। एंड इट लाइज एडजेसेंट टू द बे ऑफ बंगाल अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, ठीक है ना। तो ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल के एडजेसेंट तमिलनाडु स्टेट में लाई करता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर वेटलैंड्स ऑन द कोरोमंडल कोस्ट आफ्टर पुलिकट लेक। इट इज़ कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल बाय उप्पकल्ली क्रीक, एक उप्पकल्ली क्रीक है, एंड ये दियान इन थिट्टू एस्चुरीज ऑल्सो देयर, जहाँ से फिर ये कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। And the southern part of this wetland is reserved land since 2001. It is listed as one of the Tamil Nadu's 141 prioritized wetlands, and it is also a wetland of international significance and a potential Ramsar. It's a potential Ramsar site. It is still not a Ramsar site. Kazuveli Bird Sanctuary, तो याद रखेगा, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था वो था इनैक्ट पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। व्हाट इज दिस इनैक्ट पार्टनरशिप? तो रिसेंटली 6 नई कंट्रीज हैं एंड यूनाइटेड नेशंस एजेंसी हैज़ जॉइंड द इनैक्ट पार्टनरशिप। तो क्या है ये इनैक्ट पार्टनरशिप? इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस थ्रू नेचर बेस्ड सोल्यूशन। यानी कि नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के माध्यम से किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज को, लैंड डिग्रेडेशन को एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को थ्रू नेचर बेस्ड सोल्यूशन। लॉन्च कहाँ पर हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था शर्म शेख इजिप्ट 2022 जो कि COP 27 था। लॉन्च किसने किया था? तो इट वॉज लॉन्च बाय जर्मनी एंड इजिप्ट अलॉन्ग विद IUCN। तो जर्मनी प्लस इजिप्ट अलॉन्ग विद IUCN ने मिलकर के इसको किया था। कुछ और फाउंडिंग मेंबर्स के नाम बता दो तो कनाडा, यूरोपियन यूनियन, स्पेन, मलावी, नॉर्वे, साउथ कोरिया, जापान, स्लोवेनिया, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। नए पार्टनर्स की बात करें तो फ्रांस, USA, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। तो ये 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है? फ्रांस, USA, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान। और इसके अलावा जो बॉडी की हम बात कर रहे थे वो है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसने कि COP 28 में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इनैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? इनहेंसिंग नेचर बेस्ड सोल्यूशंस फॉर एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सी बात आपको समझना है, क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेचर बेस्ड सोल्यूशंस कौन कौन से ईजाद किए जा सकते हैं। जर्मनी और इजिप्ट का नाम याद रखिएगा क्योंकि IUCN के साथ मिलकर के जर्मनी और इजिप्ट ने इसको लॉन्च किया था COP 27 में, ठीक है। बाकी सारी न्यूज़ आर्टिकल मैंने बाकी सारी चीज़ आपको ऑलरेडी बताई दी है। इसकी सेक्रेटेरिएट इसका IUCN होस्ट करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तीसरी जो न्यूज़ है वो है एंथ्रैक्स आउटब्रेक इन जाम्बिया। जाम्बिया आपको पता है अफ्रीकन कंट्री है। रिसेंटली WHO ने रिपोर्ट किया है सिग्निफिकेंट एंथ्रैक्स आउटब्रेक इन जाम्बिया, ठीक है ना। तो इट्स स्प्रेडिंग एट अलार्मिंग रेट एंड द डिसीज इज देयर अक्रॉस दिस 9 आउट ऑफ 10 प्रोविंसेस ऑफ जाम्बिया। तो बहुत ज़्यादा फैल गई है। एंथ्रैक्स हाईली इन्फेक्शियस डिसीज कॉज करता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड एज बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है ना। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इट इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज विच इज़ देयर। इट अफेक्ट्स एनिमल्स लाइक काउज, शीप एंड गोट्स एज वेल एज वाइल्ड हर्बीवोर्स। इवन ह्यूमंस कैन गेट सिक इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, तो और कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इट इज़ वेरी मच स्प्रेडिंग लाइक दैट। तो ये जो एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया बैसिलस एंथ्रेसिस, ये पाया जाता है नेचुरली सॉइल में, ठीक है ना। अब एंथ्रैक्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो द डिसीज मैनिफेस्ट्स इन 3 फॉर्म्स, 3 अलग अलग तरीके से आता है ये। एक है क्यूटेनियस, दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, तीसरा इनहेलेशनल। अब इसमें क्यूटेनियस जो है दिस द मोस्ट कॉमन फॉर्म। इस इची बम्स हो जाते हैं आपके बॉडी में एंड दे डेवलप इनटू ब्लैक सोर्स ऑफन अकम्पनीड बाय फीवर एंड मसल एक्स। एनिमल की बात कर रहे हैं, आपकी बात होगा, ठीक है, अलग बात है। एंथ्रैक्स को डायग्नोसिस में कैसे होता है? तो इट इज़ डायग्नोस्ड बाय आइडेंटिफाइंग द बैसिलस एंथ्रेसिस इन ब्लड, ठीक है ना। इसके अलावा स्किन लीजन्स हो जाते हैं या रेस्पिरेटरी कुछ सिक्रीशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ तरीके हैं। इसके अलावा एलाइजा टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हैं या PCR जो आपका टेस्ट होता है उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। अलग से कोई एंथ्रैक्स का टेस्ट नहीं है, एंथ्रेसिस अगर मिल गया तो ही पता लगाया जाता है।
अगली न्यूज़ है अमृत टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। क्या है अमृत टेक्नोलॉजी? तो अभी रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने डेवलप की है एक टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं अमृत। अमृत का फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है अमृत टेक्नोलॉजी? तो इसको आर्सेनिक को रिमूव करने के लिए और मेटल आयंस को रिमूव करने के लिए वाटर से, याद रखिएगा, वाटर से आर्सेनिक और मेटल आयंस को रिमूव करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, नैनो स्केल का आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड यूज़ करती है, विच सेलेक्टिवली रिमूव्स द आर्सेनिक व्हेन वाटर इज पासिंग थ्रू इट। तो जब वाटर से पास कराएंगे आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड नैनो स्केल सोल्यूशन से, तो ये आर्सेनिक को रिमूव कर देगा। एंड दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वाटर प्यूरिफायर आप बोल सकते हैं। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आर्सेनिक एक नेचुरल कंपोनेंट है अर्थ क्रस्ट का, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अर्थ इन्वायरमेंट, है ना, हाईली टॉक्सिक इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म, अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में काफ़ी टॉक्सिक होता है। एंड ये सब आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, इट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट। एक मात्रा से ज़्यादा अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको नुकसान करेगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की, EFTA। अभी स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर ने इंडिया से कहा है कि क्रूशियल जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया के साथ, वो 2024 जनरल इलेक्शन से पहले रैप अप हो जाएगी। EFTA की बात करें, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी बाय द स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था इसको, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन से एस्टैब्लिश हुई थी। ऑब्जेक्टिव है इसका, इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स विद इन यूरोप एंड ग्लोबली। तो इसका एम क्या है? इट प्रमोट्स द फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज विद इन यूरोप एंड ग्लोबली ऑल्सो। EFTA में करेंटली 4 मेंबर्स हैं, जिसमें आइसलैंड, लिचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड है। एंड ये 4 कंट्रीज आइसलैंड, लिचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड अभी बेसिकली कोशिश कर रहे हैं इंडिया के साथ कि EFTA का मेंबर बने, है ना। एंड इन कंट्रास्ट टू द यूरोपियन यूनियन, EFTA इज इट इज नॉट अ कस्टम्स यूनियन। दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल EFTA स्टेट्स आर फ्री टू सेट देयर ओन कस्टम टैरिफ्स। इट्स नॉट अ कस्टम यूनियन। अगर कस्टम यूनियन होता तो सबके एक कस्टम रूल्स होते, बट एक कस्टम यूनियन नहीं है, इसलिए हर कंट्री अपने खुद के कस्टम टैरिफ्स लगा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एंड दैट इज़ अ थिंग। अगला टॉपिक है व्योम मित्र। तो अभी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है वो व्योम मित्र लॉन्च करेगा, विच विल बी अ फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट, सॉरी नॉट कॉस्मोनॉट, फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस एज अ पार्ट ऑफ एम्बिशियस गगनयान प्रोजेक्ट। तो गगनयान प्रोजेक्ट में व्योम मित्र भी जाएगा। व्योम मित्र कॉम्बिनेशन है 2 शब्दों का, व्योम यानी स्पेस होता है, मित्र यानी फ्रेंड होता है। इट्स अ फीमेल रोबोट डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इसरो टू फ्लाई अबोर्ड अनमैन्ड टेस्ट मिशंस अहेड ऑफ द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो गगनयान की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के पहले कुछ जो अनमैन्ड मिशन जाने वाले हैं उनमें व्योम मित्र भेजा जाएगा। एंड इट इज रेफर्ड टू एज अ हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट एज शी डजंट हैव लेग्स नहीं है, एंड बट शी कैन बेंड फॉरवर्ड एंड साइडवेज, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें कर सकती है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे AI इनेबल्ड रोबोट है, इट कैन विथस्टैंड वाइब्रेशंस एंड शॉक्स ड्यूरिंग द फ्लाइट, इट हैज़ बीन डिजाइंड टू रिजेंबल ए ह्यूमन विद फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच एंड साइट कैपेबिलिटीज, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इट कैन परफॉर्म सम टास्क्स एज वेल, फॉर एग्जाम्पल स्विचिंग पैनल्स, सर्विंग एज अ कंपेनियन टू द एस्ट्रोनॉट्स, engaging in conversations, recognizing them, responding to their inquiries, all these things can be done by this Vyom Mitra. Let me show you all. ये देख लीजिए, व्योम मित्र मीट द फीमेल रोबोट इसरो इज सेंडिंग टू द गगनयान मिशन। ये इस तरह की है, दिख रहा है, दिस इज द व्योम मित्र। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। और गगनयान मिशन आपको पता होगा कि गगनयान बेसिकली जो मिशन है वो 3 दिनों का रहेगा। बेसिकली द गगनयान मिशन विल बी द पार्ट ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट, एंड गगनयान मिशन डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ को बाय सेंडिंग अ क्रू ऑफ 3 मेंबर्स इनटू द ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ नियरली 400 किलोमीटर्स फॉर अ 3-day मिशन, एंड द मिशन विल कल्मिनेट विद देयर सेफ रिटर्न लैंडिंग इन द इंडियन सी वाटर्स। तो दिस थिंग विल बी डन, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मिशन एज वेल। आगे मूव कर सकते हैं आगे के न्यूज़ आइटम्स की तरफ। प्रोविजंस फॉर
फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैरीन स्पीशीज़। PIB में एक आर्टिकल आया था प्रोविजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैरीन स्पीशीज़ उसके बारे में, तो चूँकि पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा था तो उसके रिगार्डिंग इसका आंसर हुआ। तो कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैरीन स्पीशीज़। पहला स्टेप है प्रोटेक्टेड एरियाज़ का कंसेप्ट। तो लगभग इंडिया में 130 मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं एंड आइडेंटिफाइड 106 इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मैरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हैं विच सेफगार्ड द मैरीन स्पीशीज़। ठीक है ना, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ एंड इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मैरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज़। इसके अलावा many threatened marine species have been listed as scheduled animals in वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को लिस्ट किया गया है ना, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 अब पता होगा आपको। इसके अलावा स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देयर इज अ स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, थ्रेटेंड स्पीशीज लाइक मैरीन टर्टल्स, हम्पबैक व्हेल्स, डिगोंग काउज, they are prioritized under this. इसके अलावा डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन पार्क बे फॉर कंजर्वेशन ऑफ डिगोंग्स एंड सी ग्रास। द नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान भी बनाया गया है। इट हैज़ बीन रिलीज विद द एम टू कंजर्व मैरीन टर्टल्स एंड देयर हैबिटेट्स इन इंडिया। इसके अलावा प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंजर्व बोथ ओशियानिक एंड रिवराइन डॉल्फिन स्पीशीज़ विच वॉज लॉन्च्ड इन 2021, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसके अलावा CRZ नोटिफिकेशंस रेगुलरली आते रहते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशंस। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इनको रिलीज़ किया जाता है एंड इसमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ का मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनग्रूव्स, सी ग्रासेस, सैंड ड्यून्स, कोरल्स, कोरल रीफ, इन सब के रिगार्डिंग भी स्टेप्स रहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाया गया, इसमें रूल्स भी लाए गए टू इंश्योर द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन and sustainable use of marine species. Then Ministry of Environment, Forest and Climate Change funds भी grant करती है under the centrally sponsored schemes to maritime states for the conservation of corals and mangroves. इसके अलावा Center for Marine Living Resources and Ecology एक attached office के रूप में establish किया गया under the Ministry of Earth Sciences and it is mandated with the management strategies development for marine living resources and all. ठीक है, इसके अलावा मैरीन मेगा फौना स्टैंडिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2021 में लाए गए which was to ensure the coordination between various stakeholders and all. I hope you got clarity. अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ MPs। 78 अपोजिशन MPs सस्पेंडेड। ये पहले की न्यूज़ थी, अभी तो 140 से ज़्यादा का नंबर हो चुका है ना। कल के भी आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। सस्पेंड क्यों किए गए हैं? फॉर डिसरप्टिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, दे हैव बीन डिसरप्टिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। रूल्स ऑफ सस्पेंशन की बात करें, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है यानी कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड chairman of the Rajya Sabha, he plays a very important role in suspension of the members of the parliament. लोकसभा में बात करें तो स्पीकर acts in accordance with the rules 373, 374 and 374A of the rules of procedure and conduct of business. तो rules of procedure and conduct of business के रूल नंबर 373, 374, 374A के तहत किया जाता है लोकसभा में काम, और राज्यसभा में चेयरमैन एक्ट करता है रूल 255, 256 ऑफ द हाउस रूल्स। ठीक है ना। तो अगर रूल 373 एंड रूल 255 देखें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डायरेक्ट एन MP टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट। रूल 374 एंड 256 देखें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन नेम द लेजिस्लेटर इफ द MP कंटिन्यूज टू डिसरप्ट द हाउस प्रोसीडिंग। आफ्टर दैट द हाउस कैन मूव अ मोशन टू सस्पेंड द MP अंटिल द एंड ऑफ द सेशन। 374A देखें तो इनकॉर्पोरेट किया गया था रूल बुक में इसको लोकसभा 2001 में, एंड ये एम्पावर करता है स्पीकर टू डील विद ग्रेव एंड डिसऑर्डरली कंडक्ट। एज पर दिस रूल एन MP नेम्ड बाय द स्पीकर शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन, एंड दिस रूल रिमूव्स द नीड फॉर द हाउस टू पास अ मोशन। तो इसमें कोई मोशन नहीं लगता 374A के तहत। राज्यसभा हैज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड दिस प्रोविजन एज ऑफ नाउ। MP सस्पेंड किस लिए किए जा सकते हैं, कितने पीरियड तक लिए जा सकते हैं? तो दे आर सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन ओनली। तो जो सेशन का रिमेनिंग पार्ट होता है उसके लिए उनको सस्पेंड किया जाता है। बट द हाउस एट एनी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम कैन रीइंस्टेट अ सस्पेंडेड मेंबर बाय पासिंग अ मोशन। देखिए मोशन पास करके दोबारा रीइंस्टेट भी किया जा सकता है। ठीक है ना। कैन कोर्ट्स इंटरवीन? तो आर्टिकल 122 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर द कोर्ट। हाउएवर इन सम केसेस कोर्ट्स हैव इंटरवीन्ड इन द प्रोसीजरल फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, बट एज ऑफ नाउ आर्टिकल 122 अगर हम पढ़ें तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग टू बी क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है
इंडिया अचीव्स 2 टारगेट्स ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस वेल अहेड ऑफ द टाइमलाइन। अब इंडिया ने अपने 2 टारगेट्स नेशनली डिटरमाइंड जो एनडीसीज दिए थे हमने, आईएनडीसी जिसको बोलते हैं, उनको अचीव कर लिए है टाइमलाइन के पहले ही, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीसी है क्या। तो इसको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये क्लाइमेट एक्शन प्लान है टू कट द एमिशंस एंड टू अडॉप्ट द क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, अडेप्ट टू द क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, ठीक है ना। पेरिस एग्रीमेंट के टाइम में एनडीसी दिए गए थे, कहा गया था कि भैया हर 5 साल में आप उसको अपडेट कर लेना और एनडीसीज दो। हमने जो एनडीसी टारगेट सेट किए थे वो 2015 में दिए थे। उसके बाद हमने 2 टारगेट रखे थे। पहला था एमिशन intensity of its GDP by 33 to 35% by 2030 from 2005 लेवल। एक तो हमारा टारगेट ये था to reduce the emission intensity of its GDP by 33 to 35% by 2030, है ना। 2030 तक हम अपने एमिशन इंटेंसिटी को घटा देते 33 से 35% तक फ्रॉम द 2005 लेवल, 2030 तक अचीव करना था। इसके अलावा टू अचीव 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, है ना। इन दोनों टारगेट्स को हमने अचीव कर लिया है। अक्टूबर 2023 तक नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जो कैपेसिटी इट हैज़ रीच्ड 43.81%, ठीक है ना। और एमिशन इंटेंसिटी हमने घटा लिया 33 से 35% तक। तो दिस इज़ द थिंग। फिर हमने 2022 अगस्त में अपने कुछ नए एनडीसीज भी दिए, है ना, 5 साल के बाद, जिसमें हमने कहा कि अपने एमिशन इंटेंसिटी को हम 45% रिड्यूस करेंगे बाय 2030। इसके अलावा 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर हम बाय नॉन फॉसिल फ्यूल कर लेंगे। तो ये हमने अपडेटेड उसमें डाले थे। तो ये दोनों हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इंडिया का पहला विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन। तो कल का ये न्यूज़ आर्टिकल है जिस कल आया था। तो इंडिया ने लॉन्च किया है पहला विंटर एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक रीजन। इसके लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट उसको चूज़ किया गया है। एंड इट विल बी द इनिशियल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट टू कंडक्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन द रीजन। बात करें इसको फंड कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको फंड करने वाली है, द अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। एंड इसकी जो नोडल एजेंसी रहेगी वो नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च इन गोवा। याद रखिएगा, द नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च गोवा जो है इसकी नोडल एजेंसी रहेगी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें एक्सपीडिशन का क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें असेस की जाएंगी, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी इन्वायरमेंट बेसिकली नॉर्वे का जो आर्कटिक स्वेलबार्ड वाला रीजन है, जहाँ पे सीड बैंक भी आपको पता होगा, तो नॉर्वेज आर्कटिक स्वेलबार्ड रीजन का रेडियो फ्रिक्वेंसी इन्वायरमेंट एंड उसकी सूटेबिलिटी डिटरमाइन की जाएगी फॉर प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमी मेजरमेंट्स, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स के लिए कितना सूटेबल है वो। इसके अलावा इंडिया का कंटिन्यूस ईयर राउंड प्रेजेंस है ही आपका हिमाद्री स्टेशन पे, आपको पता होगा। एंड जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दे आर डेवलपिंग द सारस सीरीज which is to study the faint cosmological signals from hydrogen emerging from the cosmic dawn। cosmic dawn मतलब कि that era जहाँ पे पहली स्टार्स और गैलेक्सीज इमर्ज हुई थी, तो उसको स्टडी करने के लिए सारस सीरीज डेवलप कर रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट टू स्टडी द फेंट कॉस्मोलॉजिकल सिग्नल्स फ्रॉम द हाइड्रोजन विच इज इमर्जिंग फ्रॉम द कॉस्मिक डॉन, है ना। एंड सिग्निफिकेंस क्या है, इट कुड ओपन पॉसिबिलिटीज फॉर डिप्लॉइंग लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप इन दिस रीजन, इन द आर्कटिक रीजन। इसके अलावा हमारे रिसर्च इनिशिएटिव्स आर्कटिक में क्या क्या हैं, तो पहला हिमाद्री पता होगा, इंडिया का पहला परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है जो कि स्पिट्सबर्गन स्वेलबार्ड नॉर्वे में है। इसके अलावा जुलाई 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा ही। एंड दूसरा इंड आर्क आपको पता होगा, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मूव्ड ऑब्जर्वेटरी इन द आर्कटिक रीजन। 2014 में कॉन्ग्स फ्योर्ड एंड फ्योर्ड स्वेलबार्ड नॉर्वे में इसको डिप्लॉय किया गया था। एंड ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टेली कम्युनिकेशन बिल 2023, आपने अगर आज का वीडियो यानी कि 21 तारीख का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसको पास कर दिया गया है। टेलीग्राफ एक्ट 1885 को ये रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा उसको। इसके अलावा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 का, इसके अलावा टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 का, इन सब को ये रिप्लेस करेगा। प्लस ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 को ये अमेंड करेगा, है ना। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमने देख लिया है। सबसे पहली बात है कि ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या चेंजेस किए गए हैं देख लेते हैं।
तो पहला है कि यू हैव टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन के माध्यम से किए जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑक्शन नहीं होगा, दैट विल बी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई नेशनल इमरजेंसी है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, नेशनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इन सब के केसेस में वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी एलोकेट किए जा सकते हैं, है ना। अदरवाइज देयर विल बी ऑक्शन बेस्ड। पावर ऑफ इंटरसेप्शन गवर्नमेंट के पास है, यानी गवर्नमेंट कैन सस्पेंड, assume control और oversee any telecom service in case of public emergency और national security, है ना। तो इनके केस में कोई भी टेलीकॉम सर्विस को वो मतलब अपने कंट्रोल में रख सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। डिजिटल भारत निधि, पहले एक आपको यूएसओएफ याद होगा, है ना, कि जो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड था, तो उसको बेसिकली अब बदल करके रीनेम कर दिया गया है, डिजिटल भारत निधि के नाम पे इसको कर दिया गया है। इसमें R&D और इन सब के लिए रहेगा। देन एक्सक्लूजन ऑफ OTT एप्स एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, तो बिल जो है वो एक्सक्लूड करता है ओवर द टॉप एप्स को एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज टेलीकॉम सर्विसेज। तो ये प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड नहीं किया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे बात करते हैं, टॉपिक है प्रेजेंट चैलेंजेस इन द रेड सी, द स्टॉर्मी रेड सी, है ना। तो ये आर्टिकल आया था बेसिकली द हिंदू में ही 18 तारीख को। उसमें ये डिस्कशन किया गया था कि रेड सी के क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस, स्पेशली इस रीजन के सिक्योरिटी चैलेंजेस ज़्यादातर डिस्कस किए गए थे। जैसे हमास का इशू है, हाउदी मिलिशिया है यमन में, उसका क्या क्या चीज़ें हैं। तो बैकग्राउंड कर हम बात करें तो अभी हमास ने अटैक किया इसराइल में, आपको पता होगा पूरे रीजन की जो स्टेबिलिटी है वो शेक कर गई। इसके अलावा हाउदी मिलिशिया है, ऑलरेडी उसने कॉन्फ्लिक्ट ज्वाइन किया हुआ है गाज़ा में, एंड दे आर ऑल टारगेटिंग द शिप्स ट्रेवलिंग थ्रू द रेड सी। रेड सी से जो शिप्स निकल रहे हैं उनको पूरा टारगेट किया जा रहा है। एंड रेड सी बहुत क्रिटिकल है बिकॉज इट इज़ लिंक्ड टू द स्वेज कैनाल, वाइटल फॉर 15% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड का 15% पूरा इस पर डिपेंडेंट है। मेजर चैलेंजेस क्या क्या है, तो पहला है हाउदी एग्रेशन। हाउदीज आपको पता है कि दे आर अलाइंड विद ईरान, ईरान के अलाइंड है वो, एंड दे हैव इंटेंसिफाइड देयर अटैक्स इन द रेड सी टारगेटिंग कमर्शियल वेसल्स, पर्टिकुलरली दोज विद Israeli affiliations. दूसरा है enhanced missile capability. The Houthis have significantly upgraded their military arsenal and बहुत सारे missiles भी उनके पास है, ये भी चैलेंज इस रीजन के लिए। इसके अलावा ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि हाउदीज हो गए, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। और बहुत सारा मिलिट्री प्रेजेंस ज़्यादा है यहाँ पे, यूएस का इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है ना। एंड यूएस ने मल्टीलेटरल टास्क फोर्स बनाने की बात की है कि बाबिल मंडेब स्टेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ऑब्वियस सी बात है, इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो अगर इस तरीके से डिसरप्शंस होंगे तो पूरा ट्रेड डिसरप्ट होगा, टेंशन बढ़ेगी, सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड पीस कहीं ना कहीं मिस होने लगेगा। कैसे आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, तो मल्टी नेशनल मिलिट्री कोलैबोरेशंस के साथ, मतलब कि यूएस का जैसे इनिशिएटिव है मल्टीलेटरल मिलिट्री कोलैबोरेशन, इसमें उन्होंने कहा है कि एक मल्टी नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए जिसमें जो रेड सी को सिक्योर करेगी प्लस बाबिल मंडेब स्टेट को। इसके अलावा डिप्लोमेटिक अप्रोच हमेशा काम करती है, बातचीत से आप हमेशा सुलझा सकते हैं चीज़ों को, दैट इज़ द सेकंड थिंग। एंड इन्हांस्ड नेवल प्रोटेक्शन, जैसे कि इंडिया का ऑपरेशन संकल्प था 2019 में जो स्टार्ट हुआ था, टू स्कॉट द इंडियन फ्लैग्ड शिप्स, अदर नेशंस शुड, उसी तरीके से दूसरे नेशंस भी कर सकते हैं। तो ऑपरेशन संकल्प के जैसा नेवल प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। जो मैं आपको रेड सी वाली न्यूज़ बता रहा था उसमें ये देखिए, यूएस अनाउंसेज अ 10 नेशन फोर्स टू काउंटर द हाउदी अटैकर्स इन रेड सी। तो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो लॉयड ऑस्टिन, उसने कहा है कि कोलिशन बनेगा 10 कंट्रीज़ का, जिसमें बहरीन भी रहेगा, कनाडा भी रहेगा, फ्रांस भी रहेगा, इटली भी रहेगा, यूके भी रहेगा, एंड दैट कोलिशन विल फाइट द हाउदीज एंड दे विल कॉम्बैट दैट, स्पेशली इन द रेड सी रीजन, बाबिल मंडेब वाला जो रीजन है, ठीक है ना। तो इसको मल्टी नेशनल फोर्स के रूप में काम करेगा, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, ठीक है ना। This is the thing which is important, and इसमें Bahrain, Canada, France, Italy, Seychelles and UK will be there. They will be joining this multinational security initiative. 10 countries की बात की है, and they will face the challenge, tackle the challenge posed by these non-state actors. ये आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी. Let me open this photograph. Let's see it's opening or not. So where can we open? Okay, so let's open here.
Let's open it in Adobe Scan. It's not very easy. That is the reason why I was saying where we can open it. Okay, let's see here only. ये आपको दिख रहा होगा. These are the countries which will join the force: Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles, Spain, United Kingdom and United States. These are the 10 multilateral security initiative. रेड सी का रीजन यहाँ पर है, बिल्कुल आपका यमन से टच होता है, इधर सऊदी अरेबिया से टच होता है, पता होगा आपको. देन इधर आपका अफ्रीका वाले पार्ट में इजिप्ट से टच होता है. देन आपका जिबूटी और ये सब जो कंट्रीज़ हैं, सीड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से टच होता है. एंड देन आपको यहाँ पे बाबिल मंडेब स्ट्रेट दिख रहा होगा. इधर गल्फ ऑफ एडन है, उधर रेड सी है, बीच में आपको बाबिल मंडेब स्ट्रेट दिख रहा होगा. हाउदीज जो है इस रीजन को अटैक करते रहते हैं. ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगला टॉपिक है सूरत डायमंड बोर्स इनॉग्रेटेड इन गुजरात. बोर्स यानी स्टॉक एक्सचेंज टाइप की चीज़ है. प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, इनॉग्रेट किया है सूरत डायमंड बोर्स यानी कि SDB इन गुजरात. क्या है सूरत डायमंड बोर्स, बात कर लेते हैं. ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग ऑफ बोथ रफ एंड पॉलिश्ड डायमंड्स एज वेल एज ज्वेलरी. तो एक SDB जो है सूरत डायमंड बोर्स, ये ग्लोबल सेंटर रहेगा फॉर ट्रेडिंग रफ एंड पॉलिश्ड डायमंड्स एज वेल एज ज्वेलरी. इट वाज डिजाइंड बाय आर्किटेक्चर फर्म नेम्ड मॉर्फोजेनेसिस. इसको किसने डिज़ाइन किया है? एन आर्किटेक्चर फर्म इज देयर नेम्ड मॉर्फोजेनेसिस, उसने किया है. ठीक है ना. Aim is to shift the diamond trading business from Mumbai to Surat, which is the hub of diamond cutting and polishing. एंड बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं. इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? तो स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस होगा फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ज्वेलरी मॉल होगा फॉर द रिटेल ज्वेलरी बिजनेस. फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग एंड सेफ वर्ल्ड्स. ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगला है लीड्स रैंकिंग. तो लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट. लीड्स का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रैंकिंग. तो ये रैंकिंग्स रिलीज़ की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा. 5th एडिशन है लीड्स रैंकिंग का. ये रैंकिंग एनुअल रैंकिंग है फॉर प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस एट स्टेट UT लेवल. इट वाज इंस्पायर्ड बाय द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड हैज़ अंडरगॉन कंटिन्यूअस डेवलपमेंट सिंस इट्स इंसेप्शन. याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. 2018 में लॉन्च किया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था. बहुत सारे पैरामीटर्स है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ये सब है. 11 स्टेट्स एंड 2 UTs मतलब इंक्लूड किए गए हैं इस रैंकिंग में इस बार. और उसमें कोस्टल ग्रुप में अचीवर्स में आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है. फास्ट मूवर्स में केरला, महाराष्ट्र. एस्पायरर्स में गोवा, उड़ीसा. लैंड लॉक्ड में अचीवर्स में हरियाणा, पंजाब. देन फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान. एस्पायरर्स में बिहार, छत्तीसगढ़. नॉर्थ ईस्ट ग्रुप में अचीवर्स में असम, सिक्किम. फास्ट मूवर्स में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड. एंड एस्पायरर्स में मणिपुर, मेघालय. एंड यूटीज़ में अचीवर्स में चंडीगढ़, दिल्ली. फास्ट मूवर्स में अंडमान, लक्षद्वीप, पुडुचेरी. एस्पायरर्स में दमन एंड दीव. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये भी राज्यसभा ने पास कर दिया था अभी रिसेंटली. चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023. इलेक्शन कमीशन करेंटली कैसे आर्टिकल 324 के अंतर्गत है. इट कंसिस्ट ऑफ CEC एंड 2 अदर ECs, यानी कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. एंड कंस्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है दैट अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी law made by the parliament to be made by the president. ठीक है ना. एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री लॉ बेसिकली इज साइलेंट. अभी कोई लॉ था नहीं, तो इसलिए काफ़ी कंसर्न्स उठे. फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एक प्रोसेस बनाओ, एक बिल बनाओ, बिल लेकर के आओ. तो अपॉइंटमेंट अभी तक जो होता था वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था. सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती थी, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था. तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा CCECs के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनाई जाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, CJI, लीडर ऑफ अपोजिशन और द लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो रहे. एंड उसने कहा एक प्रॉपर मैकेनिज्म लेकर के और इनैक्ट करो लॉ. अब जो बिल बनाया गया है उस इट रिप्लेसेस द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को रिप्लेस करता है. पर्पस है टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर. की फीचर्स की बात करें तो CEC एंड EC शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम पर्सन्स हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सर्च कमिटी बनाई जाएगी विच विल बी लेड बाय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर एंड इट विल सजेस्ट 5 candidates to the selection committee
सिलेक्शन कमेटी में फिर फाइनली होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड अ नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। बिल हालांकि सीजीआई को रिमूव करता है फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि अनूप बर्णवाल केस में कहा गया था, ठीक है ना, इसीलिए अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा इसमें वो कहा कर रहा है, और जैसा रिकमेंडेशन होगा सिलेक्शन कमेटी का फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सीईसी एंड ईसी को, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ककरापार 4 न्यूक्लियर रिएक्टर अटेन्स क्रिटिकलिटी। तो ककरापारा जो नेशनल न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है गुजरात में, ककरापारा है, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द स्टेट वेयर द चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेल्फ सस्टेनिंग। जब चेन रिएक्शन आपकी न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन जब न्यूक्लियर रिएक्टर में सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है, मतलब कि अपने आप वो चलती रहेगी, अब आपको अलग से न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें अटैक करने के लिए, तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये फर्स्ट स्टेप होता है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में, तो क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। ये आपका सूरत गुजरात में है, इसको ऑपरेट करता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआईएल करता है। ये यूज़ करता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को, विच यूजेस नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल एंड हैवी वाटर एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। अब अगला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज़ ब्लेचली डिक्लेरेशन। ना अभी रिसेंटली ब्लेचली एक जगह है इंग्लैंड में, यूके में एक जगह है ब्लेचली, याद रखेगा। ब्लेचली पार्क वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे उन्होंने स्कूल फॉर साइफर एंड ऑल बनाया था ब्रिटेन ने, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने ब्लेचली डिक्लेरेशन हुआ ब्लेचली पार्क में, जहाँ पे एआई से संबंधित रिस्क जो हैं, फ्रंटियर एआई से संबंधित जो रिस्क हैं और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टैकलिंग द एआई, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो फाइनली जो आउटकम निकला उसको हम बोलते हैं ब्लेचली डिक्लेरेशन। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्ट लिया। क्वेश्चन आपके लिए, क्या इंडिया ने पार्ट लिया? तो बिल्कुल इंडिया ने पार्ट लिया। उसके अलावा 28 और कंट्रीज़ थी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, केन्या, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, नाइजीरिया, जहाँ भी जो भी आप लिस्ट देख रहे हैं वो सारी कंट्रीज उसका हिस्सा थी। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और एक पहली इट वॉज मार्क्ड बाय एन एग्रीमेंट विच रिजॉल्व टू स्टैब्लिश अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स बोथ पोज्ड बाय द फ्रंटियर एआई। तो जैसा जनरेटिव एआई अपन पढ़ते हैं, तो फ्रंटियर एआई के द्वारा जो जो रिस्क है प्लस जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों ही डिस्कस किए गए इस ब्लेचली डिक्लेरेशन में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कुछ की जो पॉइंट्स थे वो थे कि किस तरीके से मिसयूज़ हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन रिस्क एक्सेट्रा, जैसे हमने डी फेक्स और ऑल देखा। इसके अलावा हम रिस्क और आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, प्राइवेसी रिस्क क्या है, बायस रिस्क क्या है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की गई, कंट्रीज जो हैं कोऑपरेट करें एआई को लेकर के। इसके अलावा आपको एआई के फील्ड में पता होगा ना कि ईयू ने ऑलरेडी एआई एक्ट पास किया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी इस बार एआई का आया है। क्यों आया? क्योंकि जीपीएआई, लेट मी टेल यू दैट, जीपीएआई यानी कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई है, उसकी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, है ना। 12 दिसंबर के दौरान ये मीटिंग हुई थी आपके दिल्ली में, और वहाँ पे जीपीएआई यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई में भी एक रेजोल्यूशन आया जिसको हम बोलते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, और एक डिक्लेरेशन आया जिसको हम बोलते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि प्रमोट करता है AI innovation in sectors like agriculture, healthcare, and also it emphasizes the economic growth which can be done because of the AI use, responsible AI use, ठीक है ना। ब्लेचली डिक्लेरेशन जो कि यूके में साइन हुआ, वो फोकस करता है एआई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क्स के ऊपर, और इंडिया में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था वो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के था कि किस तरीके से हम इसको एग्रीकल्चर के फील्ड में और दूसरी जो सेक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम एज वेल। आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज़ है मोहिनी अट्टम। तो क्यों न्यूज़ में था मोहिनी अट्टम, मैं आपको बता दूं कि जोहानस केपलर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साइंस फिक्शन नॉवेल लिखी थी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, याद रखेगा। जोहानस केपलर की साइंस फिक्शन नॉवेल थी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, दैट विल बी अडेप्टेड इनटू मोहिनी अट्टम। उसको अडेप्ट किया जाएगा मोहिनी अट्टम में। इसका नाम था सोमनियम। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवेल एंड इट विल बी अडेप्टेड इनटू मोहिनी अट्टम। सोमनियम याद रखिएगा,
रखिएगा, इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट या वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल जिसे बोलते हैं, इसको मोहिनीअट्टम में लिया जाएगा। इट्स अ क्लासिकल डांस फॉर्म, आप सबको पता है कि मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है। एंड इसका टाइटल जो रखा जाएगा एडेप्टेशन का, वो रखा जाएगा नीला कन्नावू, याद रखिएगा, यानी कि मूनलिट क्रॉनिकल सोमनियम, याद रखिएगा। क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम में इसको अडेप्ट किया जाएगा, नीला कन्नावू। नीला कन्ना वो क्या है, मोहिनीअट्टम की परफॉर्मेंस रहेगी बेस्ड ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवेल सोमनियम, विच वाज रिटन इन 7th सेंचुरी जर्मन साइंटिस्ट जोहानस केपलर, याद रखिएगा, जोहानस केपलर द्वारा। एंड द परफॉर्मेंस विल बी परफॉर्म्ड एट समन्वयम 2023 विच विल बी अ नेशनल डांस म्यूजिक फेस्टिवल इन पलक्कड़ केरला। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड performance will pay tribute to the scientists who worked hard to make India's Chandrayaan mission a success। मोहिनीअट्टम के बारे में चीज़ें आपको पता होगी, क्लासिकल डांस फॉर्म है, केरला में ओरिजिनेट हुआ था। मोहिनी यानी कि लॉर्ड विष्णु का जो अवतार था, मोहिनी अवतार, उसके ऊपर ये रखा गया है। इसको ऑल्सो नोन एज दशीअट्टम, इसको दशीअट्टम भी कहा जाता है। इस दैट देवदासीज परफॉर्म करती थी पहले, एंड स्पेशली चेरा किंग्स के दौरान काफ़ी फ्लरिश किया। एंड ट्रावनकोर तंजोर में ये 19th सेंचुरी में काफ़ी फ्लरिश किया। ये सोलो डांस होता है, फीमेल आर्टिस्ट इसको केवल परफॉर्म करती हैं, मेल आर्टिस्ट इसको नहीं परफॉर्म करते। इसमें ग्रेसफुल स्विंग ऑफ बॉडी मूवमेंट्स होता है, कोई एब्रप्ट जर्क या सडन लीप नहीं होता। इट बिलोंग्स टू द लास्ट स्टाइल विच इज़ फेमिनाइन स्टाइल, टेंडर एंड ग्रेसफुल, इसीलिए मैन इसको नहीं परफॉर्म करते हैं। इसमें बेसिकली अटायर की बात करें तो प्लेन वाइट या ऑफ वाइट साड़ी, गोल्डन और गोल्डन लेस्ड ब्रोकेड ब्रोशार्ड एम्ब्रॉयडरी में होती है, गोल्डन वेस्ट बेल्ट होता है, एंड म्यूजिकल एंकलेट यानी घुंघरू रिदमिक फुटवर्क के लिए यूज होता है। कार्नेटिक स्टाइल म्यूजिक इसमें यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट में कुसितालम, वीणा, इडक्का, मृदंगम, फ्लूट यूज होता है। एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उसमें कल्याणी अम्मा का नाम आपने सुना होगा, वी.एन. मेनन का नाम आपने सुना होगा, एंड मुकुंद राजा, अप्पिरा डेथ, कृष्णा पनिक्कर, सुनंदा नायर, ये सब कुछ बड़े नाम हैं जो कि इससे हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ है पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग। टाइगर हैड बीन स्पॉटेड देयर विच इज़ एट अ रिकॉर्ड हाई एलिवेशन ऑफ 3640 मीटर इन सिक्किम। तो टाइगर स्पॉट किया गया इतनी ज़्यादा हाइट पे। टाइगर हैज़ बीन स्पॉटेड एट द एलिवेशन ऑफ 3640 मीटर्स इन पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सिक्किम में है। एंड दिस मार्क्स द हाइएस्ट एलिवेशन इन इंडिया वेयर टाइगर्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना, विच इज़ सरपासिंग द 3630 मीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता दो तो आपको, ये लोकेशन सिक्किम में है। इट इज़ सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ सिक्किम, बंगाल एंड भूटान। एंड पेंगोलखा रेंज इज इन द ईस्ट सेपरेट सिक्किम फ्रॉम भूटान। नेशनल पार्क की बात करें तो दिस सेंचुरी इज लिंक्ड टू न्योरा वैली नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल। न्योरा वैली नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल का। एंड यहाँ पे याद रखेगा सिग्निफिकेंस है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिक्किम की, एल्पाइन टेम्परेट सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है। लेक्स की बात करें तो लेक सोंगमो है इज़ देयर विच इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। इट्स नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एज इन सच, लेकिन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स यू कैन से। Rivers like Rangpo and Jaldhaka they originate from nearby lakes, and flora में rhododendron, silver fir, juniper, moss covered, ये सब oaks, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। अगली न्यूज़ है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। एक्टिविस्ट अली अबू अवाद एंड पियानिस्ट डेनियल बैरनबोइम हैव वॉन दिस। तो एक्टिविस्ट अली अबू अवाद और पियानिस्ट डेनियल बैरनबोइम को ये अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज इस बार का। एंड इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 अवार्ड दिया गया है जॉइंटली डेनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवाद को। ये अवार्ड 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था इन द मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी विच हु वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड द अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, डेवलपमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, ensuring that scientific discoveries are used for larger good of humanity, enlarging the scope of freedom। देता कौन है तो इट इज़ गिवन बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। प्राइज अवार्ड अगर देखें तो मॉनेटरी अवार्ड है 25 लाख रुपए का साइटेशन के साथ। पास्ट रेसिपिएंट्स की बात करें तो यूनिसेफ, इसरो, प्रथम NGO, दे आर अमंग द विनर्स ऑफ दैट। ठीक है ना।
तो डेनियल बैरनबोइम को अगर हम देखें एंड अली अबू अबाद को देखें तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. एंड दे हैव बीन जॉइंटली अवॉर्डेड दिस फॉर देयर एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर द पीपल ऑफ इजराइल एंड अरब वर्ल्ड फॉर अ नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. डेनियल बैरनबोइम की बात करें तो ही इज़ एन अर्जेंटाइन born distinguished classical pianist who is known for relentless endeavor in using music to foster harmony in the West Asia. Ali Abu Awad की बात करें तो he co-founded a local Palestinian Israeli initiative called Roots promoting understanding non-violence and transformation. तो इन्होंने एक रूट्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, पैलेस्टीन इसराइल इनिशिएटिव है जो कि फॉर नॉन वायलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. अगला टॉपिक है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. अब टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है ये? रिसेंटली टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च अ प्रोग्राम इन सेंट लूशिया में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन. पहले तो आपको टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात बता दें क्या है ये. तो देखो आपको लिखा है वॉलंटरी कमिटमेंट बाय अदर स्टेक होल्डर्स टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इसको बनाया गया है UNDP प्लस OECD के द्वारा. याद रखिएगा UNDP और OECD के द्वारा बनाया गया है एंड इट इज़ बेसिकली इट हैज़ बीन लॉन्च्ड जॉइंट इनिशिएटिव बाय OECD एंड UNDP to support the developing countries to build tax audit capacity. तो developing countries में tax audit capacity को develop करने के लिए ये tax inspectors without borders बनाया गया है ना. तो याद रखिएगा developing countries में tax audit की capability को improve करने के लिए. टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर मैंने आपको बता दिया. इनिशिएटिव एम्ड एट सपोर्टिंग कंट्रीज इन बिल्डिंग टैक्स ऑडिट कैपेसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया OECD और आपका UNDP ने मिलकर के इसको बनाया है, जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ OECD एंड UNDP. और 2015 में इसको 2015 में लॉन्च किया गया था. पेरिस में लोकेटेड है सेक्रेटेरिएट बैक्ड बाय UNDP's नेशनल नेटवर्क ऑफ कंट्री ऑफिसर्स एंड दैट इज द थिंग. अब इन्होंने अभी सेंट लूशिया में बेसिकली इंडिया को बुलाया गया है सेंट लूशिया को असिस्ट करने के लिए फॉर इन्हांसिंग इट्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट लूशिया की बात करें तो ये आपको एक आइलैंड नेशन दिख रहा होगा सेंट लूशिया, अटलांटिक ओशन में है, वेनेजुएला के जस्ट ऊपर है ना, कैरिबियन सी के पास में आपको मिल जाएगा. तो सेंट लूशिया में इसको इनवाइट किया गया इंडिया को फॉर इम्पार्टिंग टैक्स नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, स्किल्स एंड शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू टैक्स एंड ऑल. ये आपको याद रखना है. अगला टॉपिक है डेयर टू ड्रीम स्कीम. डेयर टू ड्रीम स्कीम क्या है? डेयर टू ड्रीम स्कीम याद रखेगा इनिशिएटेड इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. 2019 में इसको लॉन्च किया गया था DRDO के द्वारा. DRDO ने इसको लॉन्च किया था, याद रखेगा. एंड अंडर दिस द एनुअल डेयर टू ड्रीम कंटेस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड टू इनकरेज इंडिविजुअल्स एंड स्टार्टअप इनोवेशंस इन डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़. तो जो स्टार्टअप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनको बुलाया जाता है डेयर टू ड्रीम के अंदर. एंड इसमें इंडियन सिटीजन्स हु आर एज्ड 18 एंड अबव एंड स्टार्टअप्स विच आर रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT फाउंडेड बाय द इंडियंस, दे आर एलिजिबल फॉर दिस, है ना. उसके अलावा फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग और रैंकिंग निकाली जाती है. क्रेडिट टू द फोरम IS फॉर दिस. रिसेंटली मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ डिफेंस हैज फाइल्ड अ रिप्लाई इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग दिस implementation of Dare to Dream scheme. 7-judge ruling on arbitration. India has a superior chance now to emerge as an arbitration hub. तो अभी 7 जज की जो रूलिंग आई है उससे इंडिया के चांसेस फॉर बिकमिंग आर्बिट्रेशन हब वो इम्प्रूव हो गए हैं. तो क्या है वो रूलिंग, उसको हम देख लेते हैं और किस तरीके से इंडिया एक सुपीरियर आर्बिट्रेशन हब के रूप में आ सकता है. वो ये लाइव मिनट का आर्टिकल था. तो आर्बिट्रेशन पहले होता क्या है? आर्बिट्रेशन एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म होता है. इसमें वो जब पार्टीज़ डिस्प्यूट में रहती हैं वो अपने केस को जाती हैं, सबमिट करती हैं टू एन आर्बिट्रेटर, जो कि पहले आर्बिट्रेटर डिसाइड होता है, दोनों पार्टीज़ उसको अग्री करनी चाहिए. और एक बार आर्बिट्रेटर डिसाइड हो गया तो जो आर्बिट्रेटर का फैसला होता है वो बाइंडिंग डिसीजन होता है. आर्बिट्रेशन इंडिया में गवर्न होता है बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, है ना. और इसके बारे में आप देख सकते हैं. अब इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या क्या है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, तो एक तो 5 जज बेंच केस है एन ग्लोबल मर्केंटाइल लिमिटेड वर्सेस इंडोन यूनिक फ्लेम लिमिटेड. इसमें रूलिंग आई थी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स विदाउट प्रॉपर स्टैम्प्स
वर अनफोर्सिएबल। पहले ये था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स जो हैं विदाउट प्रॉपर स्टैम्प, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स हुए हैं विदाउट प्रॉपर स्टैम्प्स तो वो अनइन्फोर्सिएबल रहते हैं, है ना। एंड इससे क्या कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे कई बार, क्योंकि कोर्ट्स डिडंट अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स अंटिल द करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी वाज पेड। तो जब तक करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं होती थी तब तक कोर्ट्स आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट नहीं करते थे। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज जो रूलिंग दी है इसने ओवरटर्न कर दिया है प्रायर डिसीजन को, एंड इट हैज़ अलाउड अनस्टैम्प्ड और इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एग्रीमेंट्स टू बी इनफोर्सिएबल। नाउ द parties can appoint technical experts as arbitrators in complex matters aiding in cross border transactions। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो कि अब अनस्टैम्प्ड या बहुत प्रॉपर प्रोसेस अगर स्टैंपिंग नहीं भी हुई है तो भी उसको एग्री किया जाएगा, है ना। इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के? तो रिसेंट जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, इट इंश्योर्स दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सिएबल इवन इफ दे आर अनस्टैम्प्ड और इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, है ना। और जो डिलेज होते थे उनको हटा दिया जाएगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। जो जुडिशियल इंटरवेंशन होता था स्टैंपिंग ना होने के कारण वो बिल्कुल घट जाएगा, तो मिनिमम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। आर्बिट्रेशन अपील की प्रोसेस ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, बढ़िया बेहतर हो पाएगा। एंड जो लोग अभी तक सिंगापुर या दुबई जाते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स के लिए रूप में, वो इंडिया में भी कर सकते हैं। प्लस स्टैम्प ड्यूटी एंड पेनल्टीज आर स्टिल एप्लीकेबल इंश्योरिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंसर्न्स आर एड्रेस्ड बट विदाउट डिसरप्टिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। तो 7 जज डिसीजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब एक टॉपिक आया था अभी रिसेंटली, आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को लेकर के। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का देखो, फेडरलिज्म का मतलब तो आपको पता है कि एक भाई सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट रहती है, सबके पास अपने अपने स्फीयर में पावर रहती है ना। तो यहाँ पे बात चल रही है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की, कि वाई मेनी स्टेट्स इन इंडिया एंजॉय स्पेशल प्रोविजंस। क्यों कुछ स्टेट्स स्पेशल प्रोविजन करते हैं, अटेन करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो आपको पता होगा कि एक एसिमेट्रिज्म आपको दिखेगा जब सेंटर की तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा टिल्टेड है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो स्पेशल प्रोविजंस भी इंजॉय करते हैं। हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल है, कई लोगों ने कहा है क्वासी फेडरल है, मतलब इट इज़ अ मिक्स ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम्स, है ना। बट थोड़ा सा टिल्ट आपको सेंटर की तरफ ज़रूर दिखेगा। एंड सारे स्टेट्स इक्वल नहीं हैं, सम स्टेट्स हैव स्पेशल पावर, सम स्टेट्स हैव लो पावर, कम है ना। एंड काफ़ी डिबेट चलता है इस एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को लेकर के। कुछ स्पेशल पावर्स जो थे वो आर्टिकल 370 में था, फिर आर्टिकल 371 से 371J तक अगर आपको पता हो तो इसमें स्पेशल स्टेटस जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको दिया गया है। इसके अलावा डेवलपमेंट बोर्ड्स कुछ रीजन्स में बनाए गए, जैसे विदर्भ मराठवाड़ा रीजन है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की है अरुणाचल प्रदेश के लिए, है ना। एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सर्टेन मैटर्स में कहाँ पे लागू होता है कहाँ पे नहीं, तो जैसे नहीं अप्लाई होता है टू द स्टेट ऑफ नागालैंड मिजोरम अनलेस द असेंबली डिसाइड टू डू सो। वहाँ की असेंबली जब तक नहीं करती है तब तक पार्लियामेंट्री लॉ नहीं लागू होते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 239AA ऐड किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के साथ एंड इट प्रिस्क्राइब्स अ यूनिक अरेंजमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NCT यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आर्टिकल 239AA 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। अनस्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात मैंने आपको बता दी है। दिस इज द थिंग, अनस्टैम्प्ड या अनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एग्रीमेंट जो है उनको वॉइड नहीं किया जाएगा, है ना। एंड इसमें जो यूज़ किया गया है कोर्ट द्वारा वो सेपरेशन प्रिजम्पशन यूज़ किया गया है। इट प्रिज्यूम्ड टू हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। दिस मीन्स दैट द वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सी बात है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला टॉपिक है बाराकूडा, इंडियाज़ फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट हैज़ बीन लॉन्च्ड। बाराकूडा क्या है? इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है ये। इट हैज़ बीन नेम्ड बाराकूडा। बाराकूडा के बारे में बता दूं, इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, डेवलप्ड बाय नवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स एंड मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ स्विफ्ट लॉन्ग फिश नेम्ड बाराकूडा। बाराकूडा एक फिश होती है, स्विफ्ट लॉन्ग फिश होती है। एंड this Barracuda boat can attain a top speed of 112 knots and has a range of 7 hours in single charge. की फीचर्स की बात करें तो इको फ्रेंडली वेसल है, नो नॉइस वाइब्रेशन, अकोमोडेट अप टू 12 पैसेंजर्स कार्गो। इसको डिप्लॉय किया गया है मज़गांव डॉक एट द मुंबई डॉक अंडर द नेम सौर शक्ति। सौर शक्ति के नाम से इसको किया गया है।
मॉलडीव्स नॉट अलाउइंग इंडिया टू सर्वे इट्स वाटर, एक्स पेशेंस एंड विजिलेंस। तो ऑब्वियसली बात है, नया मॉलडीव्स में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है वो इंडिया से अब थोड़ा दूरी बनाने चाहती है। और 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसने अलाउ किया था इंडिया को टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वेज, मतलब कि वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ को मैप कर सकते हैं फॉर मैरी टाइम ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। 2019 का एग्रीमेंट जो कि अभी 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। तो वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हम वो रिन्यू नहीं करेंगे, विल नॉट रिन्यू दिस। एंड जो प्रेसिडेंट मुइज़ू है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इंडिया आउट कैंपेन वो कर रहा है कि इंडिया को बाहर करेगा, प्लस चाइना से बहुत इंस्पायर्ड है। तो अब देखते हैं कि चाइना इसको कैसे इंडिया हैंडल करता है। तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं। पहले तो इम्प्लीकेशंस की बात कर लें तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक रीच है हमारे इंडियन ओशन में वो थोड़ा कम हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। मॉलडीव्स हमारा बिल्कुल क्लोज बॉर्डर है एंड रीजनल डोमिनेंस का भी इशू इंडिया फेस करने वाला है। इंडिया को कैसे काम करना चाहिए, तो इंडिया को पेशेंस एंड विजिलेंस मेंटेन रखना चाहिए, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं मॉलडीव्स के डिसीजन में देखना चाहिए। एंड बैलेंस इंगेजमेंट एंड नॉन इंटरफेरेंस, बैलेंस करना चाहिए अपने मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं अपन। एंड चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस को अगर हमको करना तो अडेप्ट करना पड़ेगा उसके साथ। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। डायल वर्टिकल माइग्रेशन, की प्लेयर इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये डायल वर्टिकल माइग्रेशन डीवीएम क्या है, व्हाट इज़ दिस डायल वर्टिकल माइग्रेशन? तो बेसिकली डायल वर्टिकल माइग्रेशन इज अ कोऑर्डिनेटेड डेली मूवमेंट ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स particularly zooplanktons between the ocean surface and deep layer। तो डायल वर्टिकल माइग्रेशन डीवीएल जिसको बोलते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड डेली मूवमेंट है मैरीन ऑर्गेनिजम्स का, जूप्लैंक्टन्स स्पेशली बिटवीन द ओशन सरफेस एंड डीपर लेयर। तो एट सनसेट द डीप सी ऑर्गेनिजम्स असेंड फ्रॉम द मीजोपेलाजिक लेयर जो बिल्कुल डीप लेयर है टू द एपीपेलाजिक लेयर, यानी कि जो टॉप मोस्ट लेयर है 200 मीटर के आसपास के ऊपर सरफेस के पास आ जाते हैं शाम के टाइम पे। तो दिस इज इसकी डायल वर्टिकल माइग्रेशन। एंड सिग्निफिकेंस क्या है, द नाइट टाइम माइग्रेशन अलाउज डीप सी मैरीन ऑर्गेन्स टू फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स व्हाइल इवेडिंग डायरनल प्रेडेटर्स। तो प्रेडेटर्स से बच जाते हैं और फीड कर पाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स में। इट इज़ द लार्जेस्ट डेली बायोमास माइग्रेशन ऑन द अर्थ, पूरे अर्थ का सबसे ज़्यादा बड़ा ये डेली बायोमास माइग्रेशन है। एंड इट सर्व्स एज इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक एज वेल, है ना। तो दैट इज अ डायल वर्टिकल माइग्रेशन। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो पहले आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम याद रहा होगा, पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चलता था, है ना। एंड अभी उसी के तर्ज पे ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया था और अब उसकी रैंकिंग भी निकाली है, एस्पिरेशनल उसमें रैंकिंग। एंड रायगढ़ जो आपका उड़ीसा का है एंड जमुई बिहार, दे हैव अचीव्ड द फर्स्ट एंड सेकंड रैंक्स रिस्पेक्टिवली। तो रायगढ़ ब्लॉक फ्रॉम उड़ीसा एंड जमुई ब्लॉक फ्रॉम बिहार। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की बात करें तो इसमें डेल्टा रैंकिंग बेसिकली एक कोर स्ट्रेटजी है प्रोग्राम की, विच इज़ फॉर मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एंड इसमें अलग अलग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ब्लॉक्स की परफॉर्मेंस नापी जाती है। एंड इसके अलावा वो तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, रायगढ़ और आपका जमुई जो थे, ठीक है ना, याद रखिएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था रायगढ़ और जमुई बिहार का। ब्लॉक्स में बात करें तो तिरियानी ब्लॉक जो है तेलंगाना का, उसने टॉप पोजीशन किया है। कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश का, उसने सेकंड पोजीशन अचीव की है। एंड नीति आयोग के वॉल ऑफ फेम में इनको शोकेस भी किया जाएगा। 2023 में ही एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अलग है, एस्पिरेशनल ब्लॉक अलग है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बात कर लेते हैं लोकसभा रूल्स फॉर विजिटर्स एंट्री की। तो रिसेंटली आपको पता है 2 लोग जो थे वो पकड़े गए, किस तरीके से ब्रीच हुआ। लोकसभा रूल्स क्या बोलते हैं विजिटर्स के रिगार्डिंग, तो रूल 386 387 जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा वो है। तो रूल 386 बोलता है एडमिशन ऑफ स्ट्रेंजर्स ड्यूरिंग द सिटिंग इन द हाउस टू दोज पोर्शंस ऑफ द हाउस विच आर नॉट रिजर्व्ड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ मेंबर्स शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर्स मेड बाय द स्पीकर। रूल 387 बोलता है स्पीकर को पावर होती है टू विथड्रॉ द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द हाउस इफ ही और शी डीम्स फिट। प्रोसेस क्या एंट्री की, तो एमपी से अपने आप पासेस मांगते हो और जब वो पास दे देते हैं तो उसके बेसिस पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। एमपीज
जो है वो डिक्लेरेशन देते हैं एंड दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजिटर कार्ड आर टिपिकली इशूड फॉर अ पर्टिकुलर डे एंड फिक्स्ड आवर, आपको एक टाइम पीरियड के लिए ही वो एंट्री मिलती है, जैसे क्वेश्चन आवर हो गया या इसलिए 0 आवर हो गया। इसके अलावा विजिटर को मैंडेटेड है कि वो कैरी अ फोटो आइडेंटिफिकेशन। लोकसभा में 2 गैलरीज हैं, पब्लिक एंड स्पीकर्स गैलरी। मेंबर्स कैन फैसिलिटेट एंट्री फॉर 4 इन द पब्लिक एंड 2 इन द स्पीकर्स गैलरी, ठीक है ना। अगला है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। क्या है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस? COP28 में इसको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस जो है इट इज़ लेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। द ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस लेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। COP28 दुबई में इसको लॉन्च किया गया है। यूनिक अलायंस है टू प्रोपोगेट रिवर सेंसिटिव डेवलपमेंट इन सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि जो डेवलपमेंट हो वो रिवर्स को लेकर के सेंसिटिव रहे, उनको नुकसान ना पहुँचे। रिवर सेंसिटिव डेवलपमेंट, याद रखिए ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। इंडिया में रिवर सिटीज़ अलायंस चल रहा है, उसको ही अब ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस कर दिया गया है। NMCG इसको यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2021 से रिवर सिटीज़ अलायंस चला रहा है, उसी को ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस कर दिया गया है। ग्लोबल कोऑपरेशन इसमें लगेगा, कोलैबोरेशन लगेगा रिवर कंजर्वेशन को लेकर के, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को लेकर के। 275 रिवर सिटीज़ जो हैं वर्ल्ड वाइड अक्रॉस 11 कंट्रीज़, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भूटान, इजिप्ट एक्सेट्रा। इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, AIIB, ADB ये भी रहेंगे, इसके पार्ट रहेंगे, है ना। एंड दे ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। पर्पज़ इसका वही है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बने फॉर रिवर सिटीज़ इन इंडिया टू आइडिएट, डिस्कस एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। जो अर्बन रिवर्स हैं उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए है। इसको लॉन्च किया गया था NMCG इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, याद रखिएगा। अगली है एक्टोसाइट टैबलेट्स। एक्टोसाइट्स टैबलेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक्टोसाइट टैबलेट्स हैव बीन ग्रांटेड अप्रूवल बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI ने इसको अप्रूवल दिया है। एक्टोसाइट टैबलेट की बात करें तो दे आर यूज्ड फॉर ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी। कैंसर के टाइम पे एक्टोसाइट टैबलेट यूज होती है फॉर मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी। डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मेसर्स IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ने, ठीक है ना। मार्केट में एंट्री जनवरी 2024 में होगी। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दिया है। INS कोची, Indian destroyer INS Kochi has recently evacuated one of the 18 sailors on board the hijacked commercial vessel MV Ryun of the coast of Somalia। तो एक हमारा कमर्शियल वेसल था MV Ryun, वो हाईजैक हो गया था कोस्ट ऑफ सोमालिया में। वहाँ पे सेलर्स में से एक को INS कोची ने इवैक्यूएट किया है। INS कोची इज़ द सेकेंड शिप ऑफ द कोलकाता क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एंड ये प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्टेड बाय मेजगांव डॉक लिमिटेड, याद रखिएगा। बाबेल मंडेब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, दिखा दिया अभी मैप में भी रेड सी में क्या इशू चल रहे हैं, है ना। तो गल्फ ऑफ एडन हो गया आपका रेड सी वाला एरिया, उसके बीच में बाबेल मंडेब बोल आता है। इसका गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं अरबिक में, इसका मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स। लार्ज नंबर ऑफ शिप रेक्स यहाँ पे हुए हैं इस रीजन में, गेट ऑफ टीयर्स इसलिए उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ब्लू ड्रैगन्स स्पॉटेड, तो रिसेंटली ब्लू ड्रैगन यानी कि ग्लॉकस एंड अटलांटिकस, याद रखिए ग्लॉकस अटलांटिकस आपका स्पॉट किया गया ऑन द बीच एंड वाटर नियर द शोर ऑफ बसंत नगर इन चेन्नई। तो बसंत नगर चेन्नई में ब्लू ड्रैगन्स। लेट मी शो यू ग्लॉकस अटलांटिकस। ये मैंने ब्लू ड्रैगन सर्च किया, ये जो आपको दिख रहा है ना यही है ब्लू ड्रैगन। दे हैव बीन सीन ग्लॉकस अटलांटिकस। ये एक्चुअली एक मॉलस्क होता है जिसको न्यूडी ब्रांच भी कहते हैं, न्यूडी ब्रांच। दे आर नोन एज ब्लू सी स्लग्स, ब्लू एंजल्स एंड सी स्वेलोज। तो इनको अलग अलग नाम है, ब्लू सी स्लग्स, ब्लू एंजल, सी स्वेलोज। इट रेयरली ग्रोज लार्जर देन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मॉलस्क होता है, याद रखेगा। दे फीड ऑन वेनमस सिफोनोफोर्स सच एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर एंड ब्लू बॉटल, है ना। तो ये वेनमस सिफोनोफोर्स के ऊपर फीड करते हैं एंड दिस इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो चेन्नई में इसको देखा गया है।
एंड्रिया मामेलो केव। एंड्रिया मामेलो केव रिसेंटली एक प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ड्राइंग जो है वो डिस्कवर की गई है एंड्रिया मामेलो केव से, जो कि वेस्टर्न मेडागास्कर में है। तो एंड्रिया मामेलो केव जो है वो आपका वेस्टर्न मेडागास्कर में है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द कास्टिफाइड लाइमस्टोन ऑफ द पायासेज हार्मोनिक्स प्रोटीज ऑफ डिबैंका एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव कास्ट रीजन। कास्ट टोपोग्राफी लाइमस्टोन की टोपोग्राफी होती है, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे एक क्या मिला है देख लीजिए फिर से, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ड्राइंग जो है वो यहाँ पे मिली है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। लेट ब्लाइट डिसीज न्यूज़ में थी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कॉशन किया है फार्मर्स को अगेंस्ट द लेट ब्लाइट डिसीज ऑन पोटैटो क्रॉप। तो लेट ब्लाइट डिसीज़ जो है वो फंगस फाइटोथोरा इन्फेस्टांस के द्वारा होता है। एक फंगल डिसीज़ है लेट ब्लाइट डिसीज़ एंड फंगस फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा ही होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज़ ऑफ पोटैटो दैट कैन रिजल्ट इन क्रॉप फेलियर्स एंड ऑल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज़ इट फॉर द डे, फॉर दीज डेज फ्रेंड्स। आई होप मैं कुछ बता पाया आप लोग को, कुछ नई चीज़ें आप सीख पाए। दैट इज़ इट। इसको रिवीजन की तरह आप ले लेना। काफ़ी कुछ चीज़ें थी हमने डिस्कस की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।